नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन को मंगलवार सुबह दिल्ली में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन करने का कार्यक्रम रहा। नितिन नवीन ने सबसे पहले सुबह झंडेवालान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। फिर उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। बंगला साहिब में माथा टेकने के बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां औपचारिक रूप से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहे। नितिन नवीन के सामने अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव की है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम, इन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि असम को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इन राज्यों में अपने दम पर अब तक सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में नवीन के लिए सिर्फ चुनावी रणनीति बनाना ही नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए हमेशा से कठिन राज्य रहे हैं। पहले चुनावों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई, लेकिन सत्ता तक पहुंच नहीं बना सकी। तो नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की कोशिश होगी कि इन राज्यों में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, स्थायी संगठन खड़ा किया जाए और स्थानीय मुद्दों के साथ जनता से सीधा जुड़ाव बनाया जाए। इन राज्यों में प्रदर्शन सुधारना नवीन की शुरुआती सफलता का पैमाना माना जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने वाली पार्टी बनकर नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पंचायत से संसद तक हर स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी। नितिन नवीन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे मजबूत अध्यक्षों की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। 2014 के बाद बीजेपी ने लगातार चुनावी और संगठनात्मक सफलता हासिल की है, जिसमें शाह और नड्डा की अहम भूमिका रही। अब नवीन को इस सफलता की रफ्तार को बनाए रखने के साथ साथ अपनी अलग पहचान भी बनानी होगी, जो किसी भी नए अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होता। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर काफी मजबूती जमीनी आधार पर टिका हुआ है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 बार विधायक रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद साल 2006 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पटना पश्चिम से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2010 से वो बांकीपुर सीट से लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बिहार सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास, कानून और न्याय जैसे अहम विभाग संभाल चुके हैं। संगठन में भी बीजेवाईएम बिहार अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों तक उनका अनुभव काफी व्यापक रहा है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। युवा ऊर्जा, संगठनात्मक अनुभव और जमीनी राजनीति की समझ, इन तीनों के साथ अब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। तो देखना होगा कि क्या नितिन नवीन बीजेपी को नए राज्यों में मजबूती दिला पाते हैं और साथ ही पार्टी की अब तक की चुनावी सफलता को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के
आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। तो भारतीय जनता पार्टी में अब औपचारिक ऐलान हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में खास कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान रत्नेश मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश जी, सबसे युवा और नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। आज उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। कई चुनौतियां भी उनके सामने रहने वाली हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, ऐसे मजबूत अध्यक्षों की विरासत को उन्हें आगे ले जाना है और उस विरासत को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। रत्नेश जी। साहिल जी, आपको और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए साहिल जी, आपके माध्यम से मैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ मैं पार्टी को आगे बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने के कार्य में प्रतिबद्ध हूं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को क्या नेतृत्व दिया जा रहा है और युवाओं को कितने मौके दिए जा रहे हैं,
ये इस के बाद स्पष्ट हो गया है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन जी चुनकर आए हैं। जी। और विपक्षी दल, तमाम सारे विपक्षी दल जो है वो बातें तो करते हैं युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की, लेकिन उनका वाला युवा भी लगभग 58 साल का होता है। और हमारे यहाँ देखा आपने कि किस प्रकार बीजेवाईएम का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी, फिर एक पूरी की पूरी संगठनात्मक संरचना में काम करते हुए, संगठनात्मक अनुभव को ग्रहण करते हुए आज नितिन नवीन जी 45 वर्ष की अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनके अनुभव के आधार पर, उनकी कार्यक्षमता के आधार पर मौका दिया जाता है। मैं आज एक छोटे से स्तर से उठकर कल को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बन सकता हूं। अन्य किसी भी राजनीतिक दल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आप अन्य राजनीतिक दलों को देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो झामुमो हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, एक परिवार के ही लोग उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं और लगातार पूरी की पूरी पार्टी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही सुंदरता है कि यहाँ कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि यहाँ योग्यता और कार्य क्षमता के बल पर पद दिए जाते हैं, किसी की परिक्रमा करने से पद नहीं मिलते। मिश्रा जी बिल्कुल, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश यहां पर दिया है और यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरीके से एक युवा कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, क्योंकि 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनावी और संगठनात्मक सफलता हासिल की है, जिसमें शाह और नड्डा की अहम भूमिका थी। अब क्योंकि ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरीके से वो अपनी इस भूमिका को निभाते हैं और सफलता की जो रफ्तार है उसको बनाए रख पाते हैं या नहीं। साहिल जी, आप अपनी पीसीआर टीम को बता दीजिए कि मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है, रत्नाकर मिश्रा। जी, मेरा नाम प्लीज करेक्ट कर देंगे लोग। जी, आपका सवाल क्या था, दोबारा से बोलिए जरा। जी मिश्रा जी, मेरा सवाल यही है और जल्दी हम आपका नाम यहाँ पर ठीक कर देंगे। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तो संदेश दे दिया है कि किस तरीके से युवाओं को अग्रसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। दूसरी तरफ 2014 के बाद बीजेपी ने लगातार चुनावी और संगठनात्मक सफलता हासिल की है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम भूमिका रही। अब नितिन नवीन को इस सफलता की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अपनी भूमिका गृह मंत्री अमित शाह ने निभाई, जेपी नड्डा ने निभाई, क्या नितिन नवीन भी उसी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे? जी साहिल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के समय से ही लगातार मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्षों के हाथ में रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने 2 सीटों से 340 सीटों तक का सफर इसी कारण तय किया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत और सशक्त और इच्छा शक्ति वाले लगातार मिलते रहे। वो आदरणीय स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर और अभी तक नितिन नवीन जी के पहले जेपी नड्डा तक वो एक समृद्ध श्रृंखला हमारे सामने निकल कर आती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मजबूती से पार्टी और संगठन और सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, नितिन नवीन जी युवा है, उनके पास सरकार में भी काम करने का और संगठन में भी काम करने का अनुभव है, तो निसंदेह सरकार और संगठन के बीच जो समन्वय होता है साहिल जी, वो नितिन नवीन जी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नितिन नवीन जी युवा है, तो युवाओं की क्षमता का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कायदे से यूटिलाइज कर सकेंगे। हम जैसे तमाम सारे युवा कार्यकर्ता है जो अभी 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच के आते हैं, उनमें वो क्षमता है, उनमें वो ऊर्जा है जो पार्टी को एक नए आयाम की तरफ ले जा सकती है। उस ऊर्जा और उस क्षमता का सदुपयोग करने की जो समझ होनी चाहिए वो नितिन नवीन जी में है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में है, क्योंकि वो स्वयं भी उसी वर्ग से आते हैं और उन्होंने सरकार और संगठन दोनों में अच्छी तरह कार्य किया है और वही पार्टी और वही सरकार अच्छे से काम कर पाती है जहां संगठन और सरकार दोनों में समन्वय स्थापित हो सकता है। तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में, असम चुनाव में, पुदुचेरी के चुनाव में, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में
निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि अब हमारे पास एक बौद्धिक और बुजुर्ग मार्गदर्शक नेताओं मंडल के साथ साथ सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम इन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें कदम से कदम मिलाकर चलेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के साथ है। अच्छा मिश्रा जी, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लगातार सुन ही रहे हैं और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है उसका पूरी तरह से निर्वहन वो करें और पार्टी को और मजबूती यहाँ पर दें, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि कुछ कड़वे सवाल भी निकल कर सामने आते हैं और उनमें से कुछ इस तरीके के सवाल हैं कि क्या नितिन नवीन को बलि का बकरा तो यहाँ पर नहीं बनाया गया है, कहीं उनका फायदा उठाने के लिए तो उन्हें यह पदभार नहीं दिया गया है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनका यह मानना है कि अभी तो नितिन नवीन को यह बड़ा पद यहां पर दे दिया गया, लेकिन आने वाले समय में उनसे उतनी ही तेजी के साथ इस पद को वापस भी ले लिया जाएगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तब नितिन नवीन को ऐसे ही इस पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। कई विपक्षी दल भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? साहिल जी, आपने कई लोगों की बात की, तो लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, तो कहते रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विपक्षी दल क्या ही जाने नेतृत्व का महत्व, क्योंकि विपक्षी दलों के पास तो खुद नेतृत्व नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है, तो कौन सा नेतृत्व वो दिखाएंगे। तो विपक्षी दलों की बात को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्येक संगठन का साथी जो है वो उनको उसकी भाषा में जवाब दे ही देगा। अरे भाई, विपक्ष में कौन है? समाजवादी पार्टी है, जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के अलावा कोई तीसरा नहीं बना अब तक। आप चले जाइए, गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी है। 1998 से लेकर 2014-15 तक हमने देखा राहुल गांधी सोनिया गांधी, कोई तीसरा आया ही नहीं उनके बीच में। अभी बड़ा दबाव पड़ा तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया, और खड़गे जी की राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी में क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी एक कार्यक्रम में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है बोलने के लिए, उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं पहले मैं बोलूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा दिया जाता है, कहता है राहुल जी पहले बोलेंगे। अरे भाई, राहुल जी एक साधारण सांसद ही तो है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले बोलने की अनुमति कैसे मिल गई? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की गरिमा क्या है, वो उन्होंने दिखा दी थी वहां पर। तो जैसा उनके यहाँ चलता है वैसा ही वो सोचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में आज आपने देखा नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे नेता नितिन नवीन जी है। और यही नितिन नवीन जी तीन महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने के लिए सेल्फी खिंचवा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में पद बड़ा है, ना तो उम्र बड़ी है और ना पहचान बड़ी है। वहां पर जिस पद पर आज नितिन नवीन जी है, भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी सरकार का कितना भी बड़ा मंत्री हो, उसके नेता नितिन नवीन जी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता इसको स्वीकार भी करता है। यहाँ कोई परिवारवादी प्रक्रिया नहीं चल रही है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, इनके दादी प्रधानमंत्री थी, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो वो बड़े नेता है। नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पद है, और हमारी पार्टी से केंद्र में बनाई हुई सरकार का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा मानता है, और मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा मानता है। आज संगठनात्मक स्तर पर हमारे सबसे बड़े नेता नितिन नवीन जी है, और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया। अब इससे ज्यादा और संस्कार और परंपरा की बात क्या ही देखेंगे आप। ठीक है मिश्रा जी, जो बातें आप कह रहे हैं हम भी उम्मीद करते हैं कि नितिन नवीन जो है वो अपने इस पद की गरिमा को यहाँ पर बनाए रखेंगे, अच्छी तरह से इस पद के लिए निर्वहन करते हुए भी अपने कार्यों का वो नजर आएंगे। और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए था ये क्योंकि लगातार आपको पता ही है कि विपक्षी दल कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी कहते हैं ना कि चुनावी हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और चुनावों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कब ये फैसला बदल दे ये कोई नहीं कह सकता। साहिल भाई, मैं इस पे आपको जवाब दे दूं। साहिल भाई, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा जी,
और वहां पर हम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है राजनीतिक दल। ये बताया जाता है कि राजनीतिक दल है क्या, राजनीतिक दल का निर्माण कैसे होता है, राजनीतिक दल के लक्ष्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो जब हम राजनीतिक दल के लक्ष्य पढ़ते हैं तो राजनीतिक दल का सबसे बड़ा पहला लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना। पहला लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहती है कि उसका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, तो मतलब जो पहला टारगेट है पॉलिटिकल पार्टी का, जो पहला एम है पॉलिटिकल पार्टी का, उसी को आपने डिनाई कर दिया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाई ही जाती है पावर गेन करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाई ही जाती है सरकार फॉर्म करने के लिए। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य सरकार बनाना नहीं है, तो भैया आप लोकतंत्र में कर क्या रहे हो? आप हिमालय चले जाओ, तपस्या करो, आप संन्यास ले लो। क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइमरी एम है उसी को डिनाई कर रहे हैं। जब आपका लक्ष्य सत्ता बनाना नहीं, सत्ता में आना नहीं है, जब आपका लक्ष्य सरकार बनाना नहीं है, तो फिर आप आए क्यों हैं राजनीतिक दल में? केवल बयानबाजी करने के लिए या आजीवन विपक्ष में बैठे रहने के लिए? अगर जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनाव जीतने के लिए किया है, तो उन राजनीतिक दलों को ठीक है, चुनाव जीतना उनका लक्ष्य नहीं है, वो ऐसे निरंतर विपक्ष में बैठे रहे, हमें कोई समस्या नहीं है उससे। वो चुनाव जीतना अपना लक्ष्य कभी ना बनाए, वो चुनाव जीतने के लिए कभी चुनाव न लड़े, वो सदैव चुनाव हारते रहे, सदैव चुनाव हार कर विपक्ष में बैठते रहे। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को इस पे कोई आपत्ति है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, ताकि हम सरकार बनाकर देश को विकास की तरफ और आगे ले जा सके। हमारा बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है। ठीक है, चलिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और कुल मिलाकर जो अब तक की चर्चा हुई है उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाना पार्टी के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये सबसे युवा कंधों पर यह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत सौंपी गई है, और इस पर इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं रह गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में चल रही है, और उनके जितने भी सदस्य की अगर पूरा आकलन आप करो, उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो इसके लिहाज से, इसके मद्देनजर देखते हुए जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना ऐसे युवा किसी नेता को लेके आए जिसकी संगठनात्मक जो क्षमता है वो अच्छी हो। क्योंकि नवीन नितिन की क्षमता को पार्टी ने 2023 के चुनाव में, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, तब उनकी क्षमता देखी गई, और सिक्किम में इनको भेजा गया तब भी उनको देखी गई। तो इस मिला के ये एक नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ी है कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उन सब पे नजर रहनी चाहिए, और जिसका काम बढ़िया है उसको नीचे से उठा के बड़ी एक जिम्मेदारी दी जाए ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है ये दूसरे दलों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कि भैया दूसरे दलों में क्या होता है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई ठाकर के पार्टी है, इस तरीके की चीजें हैं। वहां से निकल के क्या वहां भी ये पॉसिबल है कि उनमें से निकल के भी कोई सामान्य कार्यकर्ता उनका अध्यक्ष बन पाएगा? तो मुझे लग रहा है ये देशवासी आज ये बदलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं कि भैया राजनीति में जाना कम से कम हमारे लिए सही है। अगर किसी भी पार्टी में हम जाते हैं तो हमारा भी कभी नंबर आ जाएगा, मंत्री संत्री तो छोड़ो, या बड़ा जो औहदा होता है पार्टी में वो भी मिल जाएगा। तो नवीन नितिन की ताजपोशी करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को यही संदेश दिया है कि कोई भी ये नंबर तो सबका आएगा। अच्छा, लेकिन ठाकुर साहब, जिस तरीके से यहाँ जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल क्योंकि हमेशा से कठिन राज्य रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में संगठन को मजबूत करना, संगठनात्मक रणनीति बनाना, और जो लेगेसी है भारतीय जनता पार्टी की उसको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। देखिए साहिल, एक चीज को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, संगठन उनका बहुत बड़ा है। जब जिनके पास संगठन अच्छा होता है, टीम वर्क बहुत अच्छी होती है,
तो फिर औहदे पे चाहे छोटा बंदा बैठा हुआ है, 25 साल का बैठा हुआ है, 50 साल का बैठा हुआ, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनकी पीछे की जो मजबूती है वो बहुत बड़ी है। और इवन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अध्यक्ष भी बन गया है तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर सौंप दी हुई, भाई चाहे बंगाल का चुनाव या कोई भी चुनाव हो, वो उन्हीं की जिम्मेदारी हो। नहीं, ये एक परिवार होता है। परिवार जब इकट्ठा मिलके काम करता है, सब लोग सामूहिक तरीके से काम करते हैं, तो उसका जो फल होता है, जो उसका रिजल्ट आता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। आपने जैसे बंगाल की बात करी, देखिए बंगाल मोदी शाह की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। लेकिन यही ऐसा जो क्षेत्र है, चाहे साउथ का क्षेत्र हो जाए, केरल में भी अब इनका मेयर बन चुका है, वहां से एक सांसद भी निकल के आ गया, तमिलनाडु बचा हुआ है, पश्चिम बंगाल बचा हुआ है। तो इन अभेद किलों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में भेदना चाहती है। और इसके बाद में 27 में अगले साल में 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे इनकी जो सरकार है वो तिवारा से आने की लोग कोशिश करेंगे, जिसमें उत्तराखंड हो गया, आपका आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे बड़ी जो माना जाता है इनकी चुनौती के लिए। तो मुझे लग रहा है इन सब चीजों को सामूहिक तरीके से ये बैठ के मंथन हुआ है। अब आज देखिएगा कितना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ने करा, कि सारे सीएम को बुलाया गया और जितने बड़े कद्दावर नेता उनको बुलवाया गया। ये मैसेज दिया गया है दूसरे पार्टियों के लिए कि हम एक हैं तो ही आगे बढ़ेंगे। देखिएगा हमारा पूरा दल, पूरा समाज, पूरा संगठन, पूरा सरकार, सारे हम लोग एक हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों को आज इन लोगों ने एक ऐसा चमत्कारी काम करके सोचने पे तो जरूर बेबस कर दिया है। बिल्कुल। मिश्रा जी, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो 45 साल के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारियां, ये बड़ी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी ने दी है। एक बड़ा दाव यहां पर खेला है, और अब पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में प्रदर्शन सुधारना नवीन की शुरुआती सफलता का पैमाना भी यहां पर माना जाएगा। देखिए साहिल जी, अगर किसी की उम्र 45 साल है, उसमें संगठन और सरकार का अनुभव 20 साल का हो, तो आप सोच सकते हैं कि उसने 45 साल की उम्र में अपनी आधी उम्र तो इसी बीच गुजारी है कि संगठन और सरकार में काम कैसे करना। बड़े बड़े नेताओं की आधी उम्र उस बीच में नहीं गुजरी होती है जी। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो। राहुल गांधी जी का लेगेसी हो सकता है पॉलिटिकल होना, लेकिन संगठन और सरकार में वो किन पदों पर रहे, क्या निचले पदों से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर गए या सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी गए, ये सारी चीजें देखने वाली है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जी को यह पद दिया गया है, और नितिन नवीन जी को पूरा अनुभव है। और आपके माध्यम से मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि नितिन नवीन जी अकेले नहीं है। नितिन नवीन जी के साथ एक पूरी का पार्टी का संगठनात्मक जाता है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और हमारे प्रभु श्री राम की कृपा से अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जो नितिन नवीन जी की उम्र को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, उनको उसका एक तगड़ा जवाब मिलेगा। इसी प्रकार हमारे युवा संत को लाके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो लोगों ने कहा दूसरा टर्म आएगा कि नहीं आएगा। आपने देखा दूसरा टर्म भी जीत कर आया और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाया गया था, तो लोगों ने कहा उम्र कम है और क्या दूसरा टर्म लेकर आएंगे। देखिए हम दूसरा टर्म लेकर आए कि नहीं आए। इसी प्रकार जब हेमंता विश्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो फिर लोगों ने कहा कि तजुर्बा कम है, सरकार का तजुर्बा कम है, फिर देखो हमने दूसरा टर्म जीता। तो उम्र के हिसाब से आप तजुर्बे की कोशिश नहीं कर सकते। आप ही के पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र में प्रवक्ता के पद पर पहुंच सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते होंगे जो 25 साल की उम्र में पहुंचे हुए हैं। तो योग्यता निर्धारित करती है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। ठीक है रमेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आज जब ताजपोशी यहां पर हो रही थी तो आप भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे। सवाल ये कि किस तरीके का वहां पर माहौल देखने को मिला, और जो संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई थी, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही? क्योंकि एक संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, एकता और साथ ही साथ युवाओं को तरजीह,
ये जो संदेश देने की कोशिश थी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब रही? देखिए साहिल, पार्टी में कल लगभग 5-6 मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई आज, और बड़े कई नेता थे उनके साथ में बैठे हुए थे, मीडिया सेल में भी थे, कोई कैंटीन में भी थे, वो बाहर भी घूम रहे थे। सब लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, वो उसमें दो चीजें मैंने भापी। एक तो ये था कि यार एक वरिष्ठ, हम लोग बड़ी लंबी कतार एक है, उसके बाद में पार्टी ने एकदम कैसे फैसला ले लिया कि भाई हमारे बीच का व्यक्ति जो हमसे कल को राय लेता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको हमारा बॉस बना दिया गया। तो इस तरह की कयास और इस तरह की जो सुगबुगाहट है वो नेताओं में हो रही है, और होना स्वाभाविक है। होना स्वाभाविक है। जब एक पार्टी होती है और पार्टी का एक मुखिया होता है, वो जब कोई फैसला करता है तो वो सर्वमान्य होता है। उसी की युक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे थे। और तावड़े साहब बैठे हुए थे, तावड़े साहब से मैंने पूछा कि इस फैसले से मुझे लगता नहीं कि आपके सारे बड़े नेता जो भी उसमें खुश होंगे। तो उन्होंने कहा देखो, एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया जो भी फैसला लेता है वो सही है कैसा भी, उसको सबको मान के चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्कृति पेश करना चाह रही है कि परिवार में चाहे जो भी हो, किसी भी उम्र का हो, अगर उसको हमने कोई जिम्मेदारी दी है, अगर वो कहीं पे लड़खड़ाता भी है या कहीं पे कमजोर भी पड़ता है, तो उसको पुश करने के लिए हम लोग काफी हैं, पीछे खड़े हुए हैं। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, किसी भी परिवार में, किसी भी पार्टी में, संगठन में ये होना चाहिए। अब देखो जिस तरीके से उनकी संगठनात्मक क्षमता को आका जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित जैसे हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ज्यादा समय नहीं, 1-8 सालों में ही उनकी परीक्षा हो जाएगी। पहला तो चुनाव बंगाल का है कि बंगाल में वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है 2014 के बाद तक अभी तक जो संगठन में जो बढ़ोतरी की जो लय बढ़ी आगे, क्या उस लय को ये बरकरार कर पाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा, 45 साल के हैं, युवा हैं, और वो युवाओं की सोच को समझते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें अगर वो कहीं ना कहीं विफल होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर पार्टी फैसला लेने में भी ज्यादा देर नहीं करेगी। हो सकता है कि उनका टर्म भी पूरा ना, उससे पहले ही उनको रिप्लेस भी कर दिया जाए। तो इस तरह की कयास आज पार्टी में इन्हीं के नेताओं के अनऑफिशियल लगते हुए मैंने देखे भी हैं। जी ठीक है, अब आगे नितिन नवीन किस रणनीति के तहत काम करते हैं और इन चुनौतियों पर कैसे पार पाते हैं, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया, एक संदेश दिया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने वाली पार्टी बनकर नहीं रहना है, बल्कि पंचायत से संसद तक हर स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी है। तो उसके लिए काम करना होगा, तमाम तरीके की चीजें यहां पर होंगी, कई बदलाव भी यहां पर होने की उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए साहिल जी, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब एक मत होकर, एकजुट होकर, और जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अंगीकार करके चलता है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि रत्नेश मिश्रा आपको लाहौर में जाकर चुनाव लड़ना है, तो रत्नेश मिश्रा लाहौर में भी जाकर चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे तो उनको कराची से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो हम वहां भी जाके लड़ेंगे। वो कैसे लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही सौंपी होगी, और हमारी क्षमता को देखते हुए ही सौंपी होगी। क्योंकि हमारे दल में किसी का बेटा, पतोह और नाती पोता होने से जिम्मेदारी नहीं मिलती, योग्यता के दम पर मिलती है। आज अगर मैं आपके चैनल पे बैठा हूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेरी योग्यता देखी और मुझे यह अवसर दिया है। और तमाम सारे चैनलों पर मुझे पार्टी यह अवसर देती रहती है। अरे भाई, अभी मैं 30 साल का हूं, मेरी तो कुछ भी उम्र नहीं है राजनीतिक तौर से, बहुत बहुत कम उम्र है जी। और मैं किसी सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान, इवन कि मेरे घर में तो कोई सदस्य भी नहीं रहा है पंचायत का, और मैं उस परिवार से निकल कर आया हूँ। मेरे घर में कोई सांसद, विधायक नहीं रहा है, और वहां से निकल आ रहा है। पार्टी ने मौका दिया, क्यों? क्योंकि पार्टी को दिखा कि रत्नेश मिश्रा में योग्यता है, रत्नेश मिश्रा पार्टी के विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए देश को मजबूत बना सकते हैं, तो मुझे अवसर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो सभी स्वीकार करते हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर हमारा बैठा बूथ अध्यक्ष हो या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो।
चलिए मिश्रा जी, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में साथ निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो साफ तौर पर औपचारिक तौर पर नितिन नबीन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बीजेपी मुख्यालय में आज उनकी ताजपोशी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह ताजपोशी हुई और खुला संदेश यहां पर नितिन नबीन ने सभी कार्यकर्ताओं को दिया कि पार्टी को और मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है। अब आने वाले समय में नितिन नबीन किस तरीके से तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं, किस तरीके की रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।